हेलो एवरीवन। बच्चों, आज 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करूंगा। ठीक है, यादव सर जैसे अपना फिजिक्स का पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, पहले ये समझो क्या होता है केमिस्ट्री में। बच्चों, केमिस्ट्री में सिंपली हम स्टडी करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, तो केमिकल की स्टडी करने जैसे कौन से केमिकल्स, जैसे अपने डेली यूज केमिकल है, जैसे अपने पास वाटर, ठीक है ना, जैसे अपना सोडियम, जैसे अपना अल्कोहल, ये सब अपने केमिकल्स में आते हैं। तो बात करेंगे केमिकल्स की स्टडी करने से पहले अपन बात करेंगे जो क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा है हमने, मैटर। मैटर को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैटर, देखो मैटर जो अपना मिलके बना है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और केमिस्ट्री की जो स्टडी, केमिकल्स की जो हम स्टडी करते हैं उसमें अपना एटम्स और मॉलिक्यूल की स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनो इस चीज को पहले। तो मैटर्स कितने टाइप के होते हैं? मैटर्स हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक बार और बता देता हूँ, केमिस्ट्री में बच्चों केमिकल की स्टडी तो करते हैं और केमिकल की स्टडी में हम और डेप्थ में जाने वाले हैं। बट सिंपली अपन पहले ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का ओवरव्यू, मतलब मैटर के बारे में पहले जान लेते हैं कि मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, सॉलिड जैसे अपने पास ये LED स्क्रीन है, ये जैसे मार्कर है। लिक्विड की बात करें तो वाटर वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ऑयल वगैरह हो गया। गैस की बात करें जैसे एयर वगैरह, CO2, O2 वगैरह हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता बच्चों। समझ, ये होता है सॉलिड। जैसे एग्जांपल LED स्क्रीन है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सर देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ रहे बच्चों, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, इसलिए सॉलिड तुम्हारा नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है बच्चों, लिक्विड में क्या होता है सर? थोड़ा सा स्पेस होता है या मॉडरेट स्पेस होता है, इसको ये ऐसे कह सकते हैं। और मॉडरेट स्पेस होता है तो इसमें क्या होता है, जैसे पानी की बोतल हो, जैसे कंप्रेस करोगे तुम तो कंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज इसमें स्पेस, जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कंप्रेसिबल होता है। तो ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल होता है। और बात करते हैं गैस की, जैसे तुमने गैस का कोई बैलून ले लिया और बैलून को तुम कैसे भी कंप्रेस कर सकते हो, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इज हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल है। समझ में आएगा बच्चों? इसका एक और लॉजिक है, सॉलिड में स्पेस क्यों नहीं होता? बिकॉज सर इसमें जो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपन आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डेप्थ में समझेंगे। बट अभी ये समझो, हर केमिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, इसको और डेप्थ में। और यहां आप ये समझो चीज, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है। किसमें? सॉलिड में। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो स्पेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्या? सॉलिड फॉर्म में। जैसे ये LED है, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है? कि बिकॉज ऑफ हाईली, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए देयर इज नो स्पेस, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में रहता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई नहीं होता, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब सॉलिड से कम होता है, इसलिए ये इनके बीच में स्पेस भी मॉडरेट ही होता है। बात करते हैं गैस में। गैस में कभी कभी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, या लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कम है फोर्स ऑफ, तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, मतलब फ्रीली रैंडम मूव करते हैं गैस के पार्टिकल। किसी भी बीकर में ले लो। ठीक है बच्चों, तो ये होता है मैटर। मैटर 3 टाइप। और मैटर की अगर कोई मेरे को डेफिनेशन पूछे कि सर वैसे इन जनरल डेफिनेशन क्या है अपने पास, तो सिंपली अगर मैटर को मैं एक्सप्लेन करूं तुमको तो 2 तरीके से बोल सकता हूं। मैटर जिसके पास मास होता है, एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है बच्चों, ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जो जगह घेरता है। जैसे ये अपना पेन हो गया, ये क्या है? मैटर। वैसे सॉलिड में आता है, बट मैटर क्यों है? क्योंकि इसका कुछ मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस मतलब जहां मैं रख लूंगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है बच्चों, अब सुनो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ये केमिस्ट्री में आप सबसे पहले ये टॉपिक क्यों लिया आपने, इसको समझना है। क्योंकि सर जैसे LED की बात की, वाटर की बात की, एनवायरनमेंट में गैस की बात की, ये सब क्या है? पार्टिकल से बने हैं। और हम अब डेप्थ में जाने वाले पार्टिकल में। पार्टिकल में कौन कौन होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस,
इन सब की हम स्टडी करने वाले हैं। और इन सब की स्टडी करने के लिए सबसे पहला हमारा जो फोकस रहेगा एटम पे रहेगा। और तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, वो चैप्टर है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सुनो इस चीज को, एक मिनट को बच्चों। सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ने वाले हैं कि सर जो ये एटम है, ये जो मैटर था अपने पास, ये जो कोई भी मैटर हो गया यार, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी एक मैटर हो गया। जैसे एग्जांपल ये मैं बात करूं, पेन की बात करूं, अगर मैं पेन को ब्रेक करूं, ठीक है ना, ब्रेक करूंगा ब्रेक करूंगा ब्रेक करूंगा, एंड तक ब्रेक करता जाऊंगा, वो छोटा पार्टिकल जिसको मैं फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकता, उसको क्या बोलूंगा? एटम। सर ये हर चीज के लिए वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल को मैं ब्रेक करना स्टार्ट करूंगा, जहां एंड तक ब्रेक करूंगा, वो पार्टिकल जिसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, वो उसको क्या बोलेंगे? एटम। तो यहां पर सबसे पहले एटम के बारे में बोला था। तो एटम क्या है यार? मैटर। मैटर जो था ना, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल था एटम। तो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसका एक छोटा सा पार्टिकल होगा। हर मैटर का या हर एलिमेंट का एक छोटा पार्टिकल होगा, उसको हम एटम बोलेंगे। तो इसलिए एटम की स्टडी करनी हमारे लिए जरूरी है। तो समझो, तो सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने, तुमने 9th में पढ़ा है बच्चों, 9th 10th में, डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था, कुछ बोला था। ये डाल्टन थ्योरी बोलते हैं। डाल्टन थ्योरी क्या थी वो समझो। डाल्टन सर ने बोला था कि सर एटम जो होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। और इनडिवाइजिबल, मतलब सर एटम वो चीज है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता मैं, ठीक है, जो आगे जाके क्या हो जाता है? रॉन्ग। ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बट उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में सर जॉन डाल्टन ने बोला था। इसके बाद एटम के अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे, और ये रॉन्ग क्यों है ये मॉडल से हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। और एक चीज और बोली थी, एटम क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझो, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो सर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे +5 -5 दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? न्यूट्रल। तो ये चीज एक तरीके से थ्योरी है, कोई एक्सप्लेनेशन या कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है ये। तो इस थ्योरी के, डाल्टन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इस थ्योरी के बाद एटम के अलग अलग मॉडल आए, इसको बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल्स की हम स्टडी करने वाले हैं और देखेंगे कि एटम के बारे में और डेप्थ में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सब? चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो सर हमने ये जाना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहले एटम के बारे में डाल्टन सर ने बोला कि एटम जो होता है अपना सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इनडिवाइजिबल होता है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और न्यूट्रल होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एटम्स के अलग अलग मॉडल्स दिए। तो अपने जो सिलेबस में है वो मेनली 3 मॉडल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, सुनो, इस तीनों मॉडल को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल्स। ये तुम्हारा 10th में भी था और 11th में इसको डेप्थ में एलोबरेट करेंगे। 10th में क्या था? सिंपली एटॉमिक मॉडल। पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल। क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन मॉडल। ठीक है बच्चों, अब सुनो, सेकंड मॉडल क्या था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसको मॉडल बोलो या एक्सपेरिमेंट बोलो, ये इनडायरेक्टली देखोगे ना, एटम के ऊपर पहला एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड मॉडल था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद से हमने एटम को एक तरीके से एक इमेज क्रिएट की हमने। इससे पहले हम एक पार्टिकल मानते थे छोटा सा। इस मॉडल के बाद कौन सा मॉडल? बोहर मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल के बारे में 11th में बहुत ज़्यादा डेप्थ में दे रखा है, तो इसलिए इसको समझना अच्छे से, ताकि 11th में या अपकमिंग जो लेक्चर है तुमको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल, इसको पढ़ते हैं अभी, और फिर रदरफोर्ड और फिर बोहर। तो आज के पूरे लेक्चर में ये तीनों मॉडल हम डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, थॉमसन मॉडल। सिंपली थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने ये बोला
सुनो, थॉमसन ने को पूछा कि भाई एटम कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं है, तो थॉमसन ने बोला कि सर एटम लुक लाइक अ, मतलब उसने बोला एटम एक स्पेयर है, या लुक लाइक अ वाटरमेलन। क्या बोला? एटम लुक लाइक अ वाटरमेलन। ठीक है बच्चों, किसने बोला? थॉमसन ने। और फिर उसने बोला कि जो इसमें सीड्स, जो बीज होते हैं अपने, उसको उसने बोल दिया नेगेटिव पोर्शन। जो सीड्स होते हैं उसको बोल दिया कि वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो रेड पोर्शन तरबूज में जो होता है या वाटरमेलन में जो होता है वो हम खाते हैं, उसको उसने बोल दिया पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है बच्चों, इसने एक चीज बोली जिसलिए ये मॉडल एक्सेप्टेबल था। इसने एक चीज क्या बोली कि जितना पॉजिटिव पोर्शन होता है ना मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही नेगेटिव होता है। का मतलब क्या हो पता हो बच्चों? मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इट मींस न्यूट्रल। ये डाल्टन की थ्योरी को सपोर्ट करता है, इसलिए इस मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया। तो हर मॉडल में कुछ ना कुछ है। ये वैसे इस मॉडल में ज्यादा कोई खास दिया नहीं है। इस मॉडल का अचीवमेंट क्या था कि एटम क्या था? न्यूट्रल। ये इसका क्या था? अचीवमेंट। सुनना बच्चों इस चीज को। बट इस मॉडल की लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी। क्या क्या लिमिटेशन थी? कि सर एटम के बारे में इसने ना तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां है या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है, ना तो पॉजिटिव चार्ज कहां लाई करता है। इसने बस सीधे सीधे बोल दिया विच इज रॉन्ग, कि मतलब प्रोटॉन या पॉजिटिव लाई करता है। जैसे सीड्स तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हो गए या नेगेटिव पोर्शन हो गया, प्रोटॉन रेड पोर्शन, ऐसे बोल दिया। पर ये गलत हो जाता आगे जाके। तो इसकी लिमिटेशंस में क्या क्या आता है? तो अगर बात करूं कि लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, बहुत सब लिमिटेशन ही है, क्योंकि आगे वाले जितने भी मॉडल आएंगे जिसके अचीवमेंट है इसकी लिमिट। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट लिमिटेशन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली लिमिटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने नेगेटिव चार्ज की एग्जैक्ट या करेक्ट पोजीशन, ये इसने बोला कि नेगेटिव ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता, ये गलत है। दूसरा, सेकंड लिमिटेशन क्या थी? पोजीशन या पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस या पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, इसके बारे में नहीं बताया। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस या प्रोटॉन, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया किसने? थॉमसन ने। तो यहां पर इसका प्लस पॉइंट क्या था या अचीवमेंट क्या था कि इसने न्यूट्रल के बारे में बात की, इसलिए हमने एटम के फर्स्ट मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया। अब आगे बढ़ेंगे और सेकंड मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड मॉडल है अपना, या सेकंड एटॉमिक मॉडल है अपना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस चीज को अच्छे से समझना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बच्चों। अब सुनो बच्चों, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इनडायरेक्टली एटम के ऊपर सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे अपन को एक अच्छी सी एक नॉलेज मिलती है, जिसके बारे में अपकमिंग लेक्चर में या अपकमिंग जो मॉडल है उसको हेल्प होती है। ये अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो अपकमिंग मॉडल जो है फेल हो सकते थे। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट को समझना। इसने क्या किया देखो, इसने वैसे डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। कैसे की वो बता रहा हूं। देखो एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखो। इसने सबसे पहले क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल ले ली, गोल्ड की पन्नी ले ली। जैसे कागज की पन्नी होती ना, तो इसने गोल्ड की पन्नी ली। अब कोई पूछेगा सर गोल्ड की ही पन्नी क्यों ली? क्यों ली गोल्ड की पन्नी? लोहे की क्यों नहीं ली, या आयरन की क्यों नहीं ली, या जिंक की क्यों नहीं ली, किसी अदर मेटल की क्यों नहीं ली? तो इसने गोल्ड की फॉइल इसलिए ली बच्चों क्योंकि गोल्ड के पास है ना एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल प्रॉपर्टी। समझ रहे हो बच्चों? इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है किसी चीज को पीट पीट के आप शीट बना सकते हो। समझ रहे हो? जैसे आयरन को पीट के शीट बनाते हैं ना, बट आयरन से भी पतली शीट, सबसे पतली शीट किसकी बनेगी? गोल्ड वगैरह की, गोल्ड सिल्वर वगैरह की सबसे थिन। तो थिन फॉइल, गोल्ड की बहुत थिन फॉइल पन्नी मिल सकती है। उस थिन फॉइल का फायदा क्या है? जैसे जितना मोटा शीट होगा उतने क्रॉस सेक्शन में एटम्स ज्यादा होंगे। जैसे थिन करोगे क्रॉस सेक्शन में सिंगल एटम, ये मान लो कि सर ये सिंगल एटम की लेयर है, ये जो फॉइल है सिंगल एटम। सिंगल एटम का फायदा क्या है कि जब भी हम स्टडी करेंगे तो एटम के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। समझो इसकी चीज को, जितना ज्यादा पतली शीट होगी उतना ज्यादा क्रॉस सेक्शन में एटम कम होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं समझाने के लिए, इसमें से एक एटम पिक कर रहा हूं और उसके बारे में तुमको बता रहा हूं। इसमें से एक एटम पिक किया, ये मैंने मान लिया कि जो थिन शीट है सिंगल एटम की शीट है। ये अज्यूम करके, रदरफोर्ड ने भी अज्यूम किया था क्योंकि यहां पर अजम्पशन से ही अपन को एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिलेंगे सही से। देखो क्या किया इसने क्या किया रदरफोर्ड ने कि गोल्ड फॉइल ले ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी स्टार्ट कर दी। किसकी? अल्फा पार्टिकल की।
समझो इस चीज को, अल्फा पार्टिकल्स की। तो इसने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो बता रहा हूं मैं। तो उसने नोटिस किया मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, मतलब 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंके इसने। कितने? 10,000। उसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल मतलब 9,900 तुम्हारा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? इसका मतलब जो सर एटम है ना, हॉलो है, खाली है, स्पेस बहुत ज्यादा है एटम के बीच में। फिर क्या देखा इसने? इसने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में गया था बच्चों, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या हुआ होगा? अब अल्फा पार्टिकल की नेचर बता देता हूं, वो समझो। अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है हीलियम 2+। ये एक केमिकल नेचर होता है अल्फा पार्टिकल का। इसका मतलब सर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था? हाँ, हीलियम 2+ का मतलब अल्फा पार्टिकल का जो नेचर था बच्चों वो पॉजिटिव पार्टिकल था। तो पॉजिटिव पार्टिकल आपने फेंका किस पे? गोल्ड फॉइल के ऊपर मानो या एटम के ऊपर मान लो। फिर उसके स्टेट से उसके रिजल्ट क्या है वो समझो। तो यहां पर देखो मैं चीज समझा रहा हूं, वो सुनना एक चीज को। देखो सर, कोई भी दो पार्टिकल है, सिमिलर चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों, रिपेल ईच अदर। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल ईच अदर, एंड पॉजिटिव नेगेटिव मींस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर तुमको क्या करेंगे? अट्रैक्ट। समझ में आया बच्चों ये चार्ज के बारे में थोड़ा सा? सेम सिमिलर चार्ज, ये दोनों रिपेल ईच अदर और ये अट्रैक्ट ईच अदर। इसी बेसिस पे इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कैसे की? देखो समझो। यहां पर देखो पॉजिटिव पार्टिकल फेंका, समझना बच्चों, पॉजिटिव पार्टिकल फेंका, क्या हुआ? देखो यार, जैसे तो मैग्नेट ले लो एक बार, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में ये मोबाइल है और ये मार्कर है, ये मान लो मैग्नेट है। मैग्नेट जैसे ही पास में आएगी चिपक जाएगी, या क्या होगा? एक अपोजिट सेम फ्रंट लेंगे तो रिपेल करेगी। यहां भी वही हो रहा है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल कर देंगे। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर देगा। अब यहां पर सीन सुनो सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो रहा है? सेंटर में कुछ ऐसा कुछ है जिससे क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल दूर भाग रहा है। अब दूर कब भाग सकता है? ये तो पॉजिटिव है, तो सर सेंटर में अगर आपका पॉजिटिव होगा ना तभी ही रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखो, ये फर्स्ट वाला फिनोमेना देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो आपने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल भेजा और सेंटर में अगर पॉजिटिव है इट मींस रिपेल। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो जैसे ही देखो, जैसे क्या हो रहा है? मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट जैसे बहुत दूर है दोनों, तो कोई फोर्स ऑफ, जैसे एक रेंज के अंदर आएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करेंगे, तो ये रेंज के अंदर आना चाहिए। तो जो दूर दूर से जा रहे थे अल्फा पार्टिकल, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे एक रेंज के अंदर आए तो डिफ्लेक्ट होने लग गए या रिपेल होने लग गए। तो रिपेल कब होगा? ये अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब सर सेंटर में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल लाई करता है। समझ में आया बच्चों? और देखो एक पार्टिकल जैसे जगह, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, जैसे अल्फा पार्टिकल आया, देखा इसके पास भी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी सेम चार्ज, इसलिए वापस चला गया। और अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव होता तो क्या होता पता है? मान लो न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव आता और इस पे चिपक जाते। इसका मतलब अगर न्यूक्लियस बाई चांस पॉजिटिव होता या बाई चांस नेगेटिव होता न्यूक्लियस, इसको समझो, न्यूक्लियस बाई चांस नेगेटिव होता तो रिजल्ट अपोजिट आते। ये जितने भी अल्फा पार्टिकल है सब इसके आसपास अटैच्ड हो जाते और अपन बोल लेते कि सेंटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल रिजल्ट क्या आया? एक्चुअल रिजल्ट ये आया कि सर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का ये फायदा हुआ, इसने रदरफोर्ड ने ये बोला कि पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कहां लाई करता है? सेंटर में। कहां लाई करता है? सेंटर में। और उसको इसने बोल दिया न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। अब सुनो एक बार, अरे सर ये है रियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अगर पॉजिटिव और कहीं होता तो वहां से रिपल्सन होता, बट ये कहीं हुआ नहीं। इसका मतलब कोई भी एटम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कोई भी एटम हो, उस एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन कहां लाई करता है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड जी ने। ये मॉडल बहुत हद तक सक्सेसफुल था। तो इसका अचीवमेंट क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है इस मॉडल की, सोच के बताओ। तो यहां पर सर न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया इसने तो लिमिटेशन की बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा, सुनो इस चीज को। तो बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन देखो, इसका अचीवमेंट पता चल गया सर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बारे में अगर जानोगे अपकमिंग मॉडल में सब इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिमिटेशंस देखते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की, कांट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने या ये बोल सकते हो प्रोटॉन की पोजीशन एक्सप्लेन कर दी या न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, बट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की। दूसरा, पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की भी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की। किसने? रदरफोर्ड मॉडल ने। पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को ऐसा चार्ज लिखते हैं n। अब सुनो, और एक और सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, एक मिनट ये थोड़ा बता देता हूं मैं यहां पर स्किप करके इसको। अगर पूछा इसको, चलो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई, बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन जो थी ना वो समझो, जिसको एक्सप्लेन करता है अगला मॉडल, बट इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी। उन्होंने बोला कि सेंटर पे तो न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने बोला, बट इलेक्ट्रॉन सर घूमते हुए ना न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने। विच इज रॉन्ग, ये गलत है। गलत क्यों है? अपकमिंग मॉडल और समझाएंगे। बट एक्चुअली होता क्या, अगर तुमने सही से पढ़ा है 10th में, समझा है, तो सर सेंटर में न्यूक्लियस तो होता ही है, बट इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अपने अपने सेल में, बट ये तो बोलता है कि घूमता हुआ गिर जाएगा, विच इज रॉन्ग। ठीक है ना? वैसे इसका लॉजिक सही है, पता क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करना चाहिए ना इसको, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अंदर गिर जाएगा। लॉजिक सही है, बट ये जो है ना मॉडल, जो बोहर मॉडल अगला मॉडल, वो एक्सप्लेन करेगा इसका लॉजिक। अट्रैक्शन वाला लॉजिक सही है, बट एटम का जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है ना, सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है एटम का, ये गलत है। तो आगे वाले मॉडल में, बोहर मॉडल में, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये इसकी लिमिटेशन जो है उसको दूर कैसे करेगा बोहर। ठीक है बच्चों, ये इसकी लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए गिर जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो आगे वाला नेक्स्ट मॉडल है अपना थर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल या बोहर्स थ्योरी बोल दो। सुनो, बोहर्स मॉडल में क्या है, पहले तो इस मॉडल की भी एक मतलब लिमिट बोलो, या इसका, इस मॉडल का क्राइटेरिया क्या है? ओनली या एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस चीज को समझो बच्चों, ये जो बोहर मॉडल है ना, इसकी लिमिटेशन ही इसकी ताकत है या इसका स्ट्रेंथ है। पता है क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उसका स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसने क्या किया, वही एटम या वही पार्टिकल लिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास सर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हो गया ना बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इनडायरेक्टली इसने हाइड्रोजन के ऊपर स्टडी की। तो आगे बात करते हैं और समझते हैं। तो सर अभी जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की, वो एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि सर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए गिर जाएगा अंदर, ये लिमिटेशन थी। तो बोहर क्या बोलता है? बोहर बोलता है ये गलत है इसका। एग्जैक्ट बोहर ने मॉडल क्या दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बट इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अपने अपने सेल में। किसमें? के सेल, एल सेल, एम सेल, अपने अपने सेल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। किसने बोला? बोहर ने बोला। अब ऐसा कैसे? रदरफोर्ड का जस्टिफिकेशन अभी नहीं मिला है। देखो जस्टिफिकेशन क्या है रदरफोर्ड का, ये समझो। सुनो, अच्छा जस्टिफिकेशन दिया इसने। सेंटर में न्यूक्लियस तो होता ही है, ये सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सर सेंटर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, Fa। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अंदर गिर जाना चाहिए, बट नहीं। रदरफोर्ड बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना यार, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज रिवॉल्व करती है,
जैसे घर पे तुम क्या करना ट्राई बच्चों, पेन को धागे से बांधना, या मार्कर को, पेन को, डस्टर को, जो कोई हैवी चीज को, उसको धागे से बांध के घुमाना एक बार, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, या जब भी वो चीज टूटेगी तो बाहर की तरफ गिरेगी। इट मीन्स कोई भी चीज रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में, कोई भी चीज या जिसका मास हो कुछ, कोई भी चीज रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में ना, जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है m मास से, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे एग्जांपल देखो एक बार, थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल कभी तुम बस वगैरह में या व्हीकल में या कार वगैरह में सवारी की होगी तुमने, तो वहां पर तुम नोटिस करोगे जैसे यहां पर कोई एक टर्न आ गया इतना बड़ा, जैसे यहां से तुम जा रहे हो इतना बड़ा टर्न आ गया, जैसे टर्न के अंदर इस साइड आओगे ना, तो टर्न क्या है, रिवॉल्व हो रहा है, कोई एक सर्कुलर पाथ है, जैसे टर्न आएगा तो अपनी बॉडी टिल्ट हो जाती है बाहर की तरफ, तो उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों कोई भी जिस पार्टिकल या मास, किसी भी मास के ऊपर सर्कुलर पाथ में घुमाओगे ना मास को, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया सर, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना उसका मास m होता है। वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बता देता हूं यहां पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत कम होता है बट फिर भी इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो जो सर्कुलर पाथ में घूमता है इसके बाहर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मींस FA इक्वल टू FC। मतलब सर ये जो है ना इलेक्ट्रॉन अपने ही सेल में घूमता रहेगा क्योंकि फोर्स बैलेंस हो जाता है। बाहर वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो अंदर वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस कर जाता है या इक्वल हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूमता है। मतलब ये सर ये अब घूमते घूमते न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। समझ में आया उसकी लिमिटेशन कैसे एक्सप्लेन की इसने? तो यहां से ये 10th में नहीं है, 11th में, 11th ये मान लो अभी से स्टार्ट हो गया अपना पोर्शन। तो ये बच्चों समझ लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है अपने सेल में, क्योंकि सर ये फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में, चाहे मैं भी अगर मैं 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो घूम रहा हूं ना, तो मेरे को बाहर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो बच्चों अब सुनो, तो बोहर मॉडल ने 2-3 चीजें बोली हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूं। और तो सर इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेल में घूमते हैं, K सेल, L सेल, M सेल। तो सर कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हर सेल में, ये कौन बताएगा? मतलब सर जैसे K सेल की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? K कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल है ना, N इक्वल टू 1। तो हमेशा अगर तुमको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। 2n² का मतलब है फर्स्ट सेल का मतलब 2 इंटू एन की जगह 1 रख लो, 2 इंटू 1। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों? 2 सेल। बात करते हैं L सेल की। L सेल का मतलब सेकेंड सेल, n इक्वल टू 2। n क्या शो करता है? सेल नंबर। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड सेल का मतलब 2, 2 की पावर 2, इसका मतलब 4, 4 इंटू 2 8। सेकेंड सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। थर्ड सेल में मतलब M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2, 3 की पावर 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों बोहर ने देखो कितनी चीजें एक्सप्लेन की। बोहर ने क्या क्या किया, एडवांटेज मतलब अचीवमेंट क्या बोहर मॉडल का, कि सर रदरफोर्ड ने तो अपन को न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी। इससे पहले किसी मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब अपने पास एटम का एक पिक्चर आ गई अपने पास। इससे पहले अपन एटम को हवा में पार्टिकल बोल देते, जैसे डॉल्टन सर ने बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि आगे जाके रॉन्ग होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं होता है। क्या बोला? एटम का स्ट्रक्चर फाइनल क्या है अपने पास तीनों मॉडल से, कि सर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसके? न्यूक्लियस के अपने अपने सेल में। तो ये सिंपल क्या है? एटम का एक फोटो है, इमेज है, स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहां तक आज हम पढ़ेंगे। एक चीज और बता देता हूं, देखो बच्चों एक चीज और सुन लो यहां पर। तो बोहर का ये मॉडल, जैसे तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? थॉमसन का मॉडल जिसमें हमने न्यूट्रल के बारे में बताया, एटम न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड का मॉडल जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और बोहर का मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी। उसका अचीवमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई इसने। और भी अचीवमेंट है, आगे हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे। ये भी चीज बताई कि सर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, कितनी डिस्टेंस पे, रेडियस, बोहर रेडियस बताई इसने, और कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये भी 11th में है अपना। 10th में अपन जहां तक ये यहां तक 10th में था, आगे हम क्या पढ़ेंगे? बोहर रेडियस,
वेलोसिटी कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हर सेल की अपनी एक एनर्जी होती है, E1, E2, E3, तो कितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कल डेरिवेशन के साथ। तो यहां पर जैसे डॉल्टन ने बोला था स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों पार्टिकल होते हैं। मींस एटम से भी ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों से मिलकर क्या बना है? एटम। तो डॉल्टन की थ्योरी रॉन्ग कैसे होती है? एटम स्मॉलेस्ट नहीं था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे एटम के, जो इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, या इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब बेस, मतलब जैसे इंग्लिश का फंडामेंटल है अल्फाबेट्स, ABCD। अगर ABCD अल्फाबेट्स तुमको नहीं आते, इंग्लिश तुमको बिल्कुल नहीं आती। मैथ्स का फंडामेंटल है नंबर्स एंड साइंस। बायोलॉजी का फंडामेंटल क्या है? सेल्स एंड टिश्यू। वैसे ही केमिस्ट्री का फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में अगर पता है कहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो आगे हम दूसरे केमिकल्स की स्टडी करेंगे। क्यों केमिकल्स की स्टडी करना इजी हो गया अब? क्योंकि अब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम के बारे में जान गए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है, बाकी हम कल करेंगे। ओके बाय।